बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द पॉइंट नर्सिंग चैनल। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 में आज का हमारा फर्स्ट यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में नर्सिंग की डेवलपमेंट कैसे शुरू हुई। सो बिफोर लेक्चर स्टार्ट करने से हम डिस्कस करते हैं कि नर्सिंग और मेडिकल फील्ड दोनों में क्या डिफरेंस है। सो नर्सिंग और मेडिकल फील्ड दोनों हेल्थ केयर सिस्टम की इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, लेकिन दोनों का फोकस और अप्रोच मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर्स आमतौर पर डायग्नोज और ट्रीटमेंट पर फोकस करते हैं, यानी उनका काम होता है बीमारी की वजह मालूम करना और मेडिसिन या प्रोसीजर से उसका ट्रीटमेंट करना। दूसरी तरफ नर्सिस का फोकस होता है पेशेंट की ओवरऑल केयर पर। सो वो पेशेंट की फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल जरूरत का ख्याल रखती है। नर्स सिर्फ डॉक्टर्स के ऑर्डर्स जो है वो फॉलो नहीं करती है, बल्कि पेशेंट की कंफर्ट, हाइजीन, न्यूट्रिशन और रिकवरी में भी सेंट्रल रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर मेडिसिन लिखता है तो नर्स इंश्योर करती है कि वो सही वक्त पर और सही डोज में दी जाए, और पेशेंट को समझाती भी है कि उस मेडिसिन का क्या फ़ायदा होगा। यानी डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स डिजीज सेंटर्ड होते हैं और जबकि नर्सेज पेशेंट सेंटर्ड होती हैं। दोनों मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि पेशेंट की हेल्थ और वेलबींग को बेहतर किया जा सके। डॉक्टर्स आमतौर पर डिजीज का डायग्नोज करते हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को नमूनिया होता है तो डॉक्टर उसके जो है टेस्ट लिखेगा, एक्सरेज करवाएगा और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन नर्स उसी पेशेंट के साथ 24 घंटे रहती है। वो उसका टेम्परेचर चेक करती है, ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करती है, मेडिसिन सही वक्त पर देती है और इंश्योर करती है कि पेशेंट को आराम मिल रहा हो। एक और एग्जांपल से फर्दर इसको क्लेरिफाई करते हैं। अगर एक पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, ठीक है, लेकिन नर्स पोस्ट ऑपरेटिव केयर देती है, जैसे कि ड्रेसिंग चेंज करती है, पेन कंट्रोल चेक करती है, पेन कंट्रोल करने की मेडिसिन देती है और पेशेंट को चलने फिरने में मदद फराहम करती है। इसी तरह जब एक मदर बेबी डिलीवर करती है तो डॉक्टर डिलीवरी परफॉर्म करती है, लेकिन नर्स या मिडवाइफ उस मदर और बेबी दोनों का बाद में ख्याल रखती है, फीडिंग का ख्याल रखती है, क्लीनिनेस का ख्याल रखती है और रिकवरी जब तक नहीं होती तब तक जो है नर्स जो है पेशेंट के साथ रहती है। सो ये तो जनरल डिस्कशन थी। नाउ हम स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान में नर्सिंग की डेवलपमेंट कैसे हुई। सो आज का लेक्चर है डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान। टूडेज ऑब्जेक्टिव। सो आज के हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे कि पाकिस्तान में नर्सिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल और पाकिस्तान नर्सिंग फेडरेशन को डिस्कस करेंगे। करंटली नर्सिस को क्या चैलेंजेस है, इश्यूज है और नर्सिंग में आजकल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर पर्सपेक्टिव ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान। हम देखेंगे कि नर्सिंग में फर्दर नर्सेज जो है वो कहाँ कहाँ पर काम कर सकती है, कौन सी स्पेसिफिक एरियाज हैं जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि बीइंग अ नर्स वो काम करें। नर्सिंग नाउ लॉन्च। सो हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग नाउ लॉन्च का क्या मतलब है। जैसे कि नर्सिंग एक ग्लोबल मूवमेंट थी जो कि WHO और ICN ने मिलकर शुरू की, जिसका एम था नर्सिंग प्रोफेशन का स्टेटस बढ़ाना और नर्सिस का लीडरशिप रोल में लाना। सो इस कैंपेन ने पाकिस्तान में भी नर्सिंग की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया और नर्सिस को डिसीजन मेकिंग पोजीशंस तक पहुंचाने का मौका दिया। सो इस लॉन्च के बारे में भी हम एंड में डिस्कस करेंगे। वाई हिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट। हिस्ट्री हमें ये समझाने में मदद करती है कि हमारा प्रोफेशन कहाँ से शुरू हुआ और आज किस मंजिल तक पहुंच गया है। लुकिंग बैक टू लुक अहेड का मतलब है कि अगर हम अपना पास्ट समझेंगे तो ही हम बेहतर मुस्तकबिल यानी बेहतर फ्यूचर बना सकेंगे। नर्सिंग की हिस्ट्री सिर्फ पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक गाइड है जो हमें डायरेक्शन देती है कि आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। सो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओरिजिन ऑफ प्रोफेशन। हिस्ट्री बताती है कि नर्सिंग का कॉन्सेप्ट कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले ज़माने में केयर घर की औरतें करती थी, माँ, बहन, बेटी अपने घर वालों की देखभाल करती थी, लेकिन विद टाइम ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन बना। जैसे पहले लोग जख्मी शख्स को मेडिसिन और कंफर्ट घर पर देते थे, लेकिन अब ये साइंटिफिक नर्सिंग प्रोसेस के जरिए होता है। अवर फाउंडर लीडर्स। हिस्ट्री से हमें उन लोगों के बारे में पता चलता है जिन लोगों ने नर्सिंग की इज्जत और पहचान दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, रुफायदा बिन साद जो कि इस्लामिक हिस्ट्री का पार्ट है, और फातिमा जिन्ना जैसे लीडर्स ने नर्सिंग की बुनियाद मजबूत की। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने हॉस्पिटल और एनवायरनमेंट की सफाई और पेशेंट सेंटर्ड केयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। द प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ केयर। हिस्ट्री ये समझाती है कि हेल्थ केयर का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ और नर्सिस का रोल कैसे इवॉल्व हुआ। पहले सिर्फ फिजिकल केयर दी जाती थी, अब हॉलिस्टिक केयर यानी फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल केयर पर फोकस होता है। इमेज ऑफ नर्सेज। हिस्ट्री से हम सीखते हैं कि नर्स की इमेज किस तरह बदली। पहले नर्स को सिर्फ डॉक्टर की मददगार या उसकी जो है अंडर समझा जाता था, लेकिन अब नर्स को एक इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड और प्रोफेशनल केयर गिवर माना जाता है। स्कोप ऑफ नर्सिंग।
ہسٹری بتاتی ہے کہ نرسنگ صرف ہاسپٹل تک محدود نہیں رہی، اب یہ کمیونٹی، ایجوکیشن، ریسرچ اور لیڈرشپ تک ایکسپینڈ ہو گئی ہے۔ آج ایک نرس جو ہے ہاسپٹل کے علاوہ اسکولز میں، این جی اوز میں اور پالیسی میکنگ میں بھی ہیلپ کرتی ہے۔ پریویلیجز اینڈ بینیفٹس۔ ہسٹری دیکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے نرسز کو کم فیسلٹیز ملی تھی، لیکن آج ان کے پاس بیٹر ایجوکیشن، سیلریز اور کیریئر اپرچونٹیز ہوتی ہے۔ سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی ہسٹری کو جان سکیں، یعنی اپنی ہسٹری جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہمیں جو ہے کہاں تک جانا ہے، جس سے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی پرانی پرفارمنس دیکھتا ہے کہ اگلی بار بہتر رزلٹ لا سکے، اگلی دفعہ بہتر پرفارم کر سکے۔ ویسے ہی ہسٹری ہمیں اپنی پروگریس اور امپرومنٹ کا راستہ دکھاتی ہے۔ ایوولوشن آف نرسنگ۔ نرسنگ کا سفر انسانیت کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ جب سے انسان نے رہنا، جینا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھا، تب سے کیئر دینے کا کانسیپٹ بھی پیدا ہوا۔ ایوالوڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ، ٹھیک ہے، ایوالوڈ ود دا ڈیولپمنٹ آف مین کائنڈ کا مطلب ہے کہ نرسنگ انسانوں کے ساتھ گرو ہوئی۔ جیسے جیسے سوسائٹی اور علم بڑھتا گیا، نرسنگ کا رول بھی زیادہ پروفیشنل اور آرگنائزڈ ہو گیا۔ Dates back to 4000 BC in which mother nurses worked with priest. ٹھیک ہے، 4000 BC کے دور میں جب میڈیسن کا فارمل سسٹم نہیں تھا، تب مدرز اور عورتیں اپنے گھر والوں کی کیئر کرتی تھی۔ انہیں مدر نرسز کہا جا سکتا تھا، جو اپنی پیار اور کمپیشن سے پیشنٹ کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اس وقت پریسٹ کرسچن ریلیجن کے مذہبی لوگ ہوتے ہیں، علم و علاج میں مدد کرتے تھے، یعنی کیئر اور دعا دونوں کا کمبینیشن ہوتا تھا پیشنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ سو اگر کوئی شخص بیمار ہوتا تو ماں اس کو جو ہے گھریلو علاج دیتی اور پریسٹ دعا کرتا تھا۔ یہ دونوں مل کر پیشنٹ کی ریکوری کے لیے کام کرتے تھے۔ رول آف ا وائف، مدر، ڈاٹر، سسٹرز، ٹریڈیشنل فیمیل رول آف کیئر اینڈ نرچرنگ اینڈ کمفرٹ۔ پرانے دوروں میں عورتیں جیسے ماں، بہن، بیٹی یا بیوی نیچرلی کیئر گیور ہوتی تھیں۔ ان کا فرض سمجھا جاتا تھا کہ وہ بیمار کا خیال رکھیں، اسے کمفرٹ دیں اور اسے بیٹر فیل کروائیں۔ یہی نرسنگ کی اصل پلرز تھے، کیئر، کمفرٹ اور کمپیشن۔ گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا، کسی کو بخار ہوتا تو ماں اسے ٹھنڈی جو ہے پٹیاں کرتی، انہیں ٹھنڈا پانی پلاتی، ٹھیک ہے۔ یہ بیسک نرسنگ کیئر کا پہلا فیز تھا۔ Later ancient Egyptian created an advanced civilization. جب ایجپٹ فردر ڈیولپ ہوا، ترقی کر گیا، تب انہوں نے میڈیسن اور ہیلتھ کیئر میں بہت امپرومنٹ کی۔ اینشینٹ ایجپشین نے علاج کے لیے پراپر سسٹمز بنائے، ہاسپٹل جیسے سینٹرز تیار کیے اور ریٹن ریکارڈ رکھنا شروع کیا۔ ایجپٹ میں لوگوں نے میڈیسن کا فارمولے لکھنے شروع کیے اور پیشنٹ کے لیے سیپریٹ کیئر ایریاز بنائے، جو آج کے ہاسپٹلز کی بنیاد ہے۔ فزیشینز گاٹ اسپیشلائزڈ ان سرٹن ڈیزیز، روٹ ٹیکسٹ بکس۔ جیسے نالج بڑھتا گیا، ڈاکٹرز نے اپنی اسپیشلائزیشن بنانی شروع کی۔ کوئی ہارٹ کے پیشنٹ کا ایکسپرٹ بنا، کوئی جو ہے وونڈ کیئر کا۔ انہوں نے اپنی نالج لکھ کر دوسروں کو سکھانی شروع کی۔ یہ میڈیسنز اور نرسنگ دونوں کے لیے ایک نیا دور تھا۔ جیسے آج ہم میڈیکل، سرجیکل نرسنگ اور پیڈیاٹرک نرسنگ پڑھتے ہیں، ویسے ہی لوگ الگ الگ بیماریوں میں ایکسپرٹ بننے لگے۔ ہائرڈ وومن لیٹر known as midwives, the first nurse۔ جب سوسائٹی اور آرگنائز ہوئی، تب عورتوں کو آفیشیلی ہائر کرنا شروع کیا گیا تاکہ وہ ڈیلیوری اور بیسک کیئر کر سکیں۔ ان عورتوں کو مڈوائفز کہا گیا اور یہ نرسنگ کے پروفیشن کا پہلا فارمل فیز تھا۔ مڈوائفز ماں اور بچے دونوں کی ڈیلیوری کے وقت اور بعد میں کیئر کرتی ہیں، جیسے آج کی ٹرینڈ نرسز یا مڈوائف کرتی ہیں۔ یعنی نرسنگ کا ایوولوشن انسانی سوسائٹی کے ساتھ سٹارٹ ہوا۔ پہلے کیئر ایک نیچرل انسٹنکٹ تھی، پھر یہ ایک آرٹ بنی اور یہ ایک سائنس اور پروفیشن بن چکی ہے اب۔ جیسے پہلے لوگ درد میں دوا اور پیار دیتے تھے، اب وہ سائنٹیفک کیئر اور نالج کے ذریعے ہیلنگ کرتے ہیں۔ یہی نرسنگ کا ایوولوشن ہے۔ Prior to Florence Nightingale is the dark age of nursing. ٹھیک ہے، بیکاز نرسنگ جو ہے فلورنس نائٹنگیل کے آنے سے پہلے نرسنگ ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن نہیں مانا جاتا تھا۔ اس دور کو ڈارک ایج آف نرسنگ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت نرسنگ کے کانسیپٹ، ایجوکیشن اور امیج دونوں بہت لو لیول پر تھے۔ نہ نرسز ٹرینڈ ہوتی تھی، نہ انہیں سوسائٹی میں عزت ملتی تھی۔ نرسنگ کنسیڈرڈ ایز نمبر 1 a very low job in terms of social hierarchy۔ اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ نرسنگ ایک نیچا کام ہے جسے صرف غریب عورتیں کرتی ہیں۔ سوسائٹی کے نزدیک یہ ایک ریسپیکٹیبل پروفیشن نہیں تھا، جاب فار دا ان ایجوکیٹڈ اینڈ پور۔ اس وقت نرسز کے پاس کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی۔ جو عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی وہ سروائیول کے لیے نرسنگ کرتی تھی۔ ایک عورت اگر اسکول نہیں گئی ہوتی اور غریب ہوتی تھی، اس کے پاس آپشن ہوتا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں بیسک کیئر ورک کرے۔
डेस्परेट ऑक्यूपेशन। नर्सिंग उन औरतों का काम माना जाता था जिनके पास कोई और जॉब या ऑप्शन नहीं होता था। ये लास्ट रिजॉर्ट का काम समझा जाता था। अगर किसी औरत का घर नहीं होता था, वो सिर्फ रहने के लिए हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम कर देती थी। हु आर द नर्सेज? नर्सेज अक्सर उन औरतों में से होती थी जिनकी सोसाइटी में कोई स्टेटस नहीं होता था, जो है लोग उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, लोग उनसे दोस्ती या रिश्ता करना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो लो क्लास औरतें समझी जाती थी। वे वर वुमेन ऑफ लो स्टेटस। पॉइंट नंबर 2, अक्सर वो औरतें जो सोसाइटी के रूल्स तोड़ती थी या गलत रास्ते पर चलती थी, उन्हें जेल भेजने की बजाय नर्सिंग करने का कहा जाता था। कोर्ट उन्हें पनिशमेंट के तौर पर नर्सिंग करने पर मजबूर करते देते थे, जिसे एक रिहेबिलिटेशन का तरीका समझा जाता था। नंबर 3, मोनास्टिक वुमेन और अनट्रेन्ड हेल्पर्स ऑफ लो रिप्यूट। कई नर्सेज चर्च या कन्वेंट से होती थी, लेकिन उनके पास कोई मेडिकल नॉलेज नहीं होती थी। वो सिर्फ हेल्पर्स के तौर पर काम करती थी। वो पेशेंट के पास बैठी रहती थी, उनको पानी देती थी, लेकिन उन्हें डिजीज और ट्रीटमेंट का इल्म नहीं होता था। पुअर अनमैरिड वुमेन्स विद नो फैमिली और नो चांस ऑफ गेटिंग मैरिड। सो ज़्यादातर नर्सेज वो होती थी जो अनमैरिड होती थी, जिनके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होती थी और जिनकी शादी का मौका नहीं मिलता था। उनके लिए नर्सिंग की एक ज़रूरत बन चुकी थी। एक औरत जिसका कोई घर नहीं, वो हॉस्पिटल में नर्स बनकर रहना पसंद करती थी ताकि उसे रहने और खाने का सहारा मिल सके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल से पहले नर्सिंग एक अनडिसिप्लिन्ड और अनट्रेन्ड काम समझा जाता था। ना एजुकेशन थी, ना रिस्पेक्ट, लेकिन फ्लोरेंस ने इस डार्क एज को खत्म करके नर्सिंग को एक साइंटिफिक और नोबल प्रोफेशन में तब्दील कर दिया। जैसे अंधेरे में रोशनी आती है, वैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग के इस डार्क एज में इल्म और इज्जत की रोशनी फैला दी। अलीजी नेम्ड फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक अमीर इंग्लिश फैमिली से ताल्लुक रखती थी और विक्टोरियन ईरा के दौरान पैदा हुई। विक्टोरियन ईरा वो दौर था जब इंग्लैंड में क्वीन विक्टोरियन हुकूमत कर रही थी, जो कि 1837 से 1901 का टाइम था और सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी उस टाइम। औरतों के लिए प्रोफेशनल काम करना अनयूजुअल समझा जाता था, बहुत गलत समझा जाता था। उन्होंने सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़कर नर्सिंग जैसे लो स्टेटस प्रोफेशन को अपनाया। क्रीमियन वॉर के दौरान वो इंजर्ड सोल्जर्स की केयर करती थी और रात के वक्त लैंप लेकर वार्ड्स में घूमती थी, इसीलिए उन्हें लेडी विद द लैंप का टाइटल दिया गया। वो सिर्फ नर्स नहीं बल्कि एक थ्योरिस्ट, राइटर और स्टेटिशियंस भी थी। उन्होंने नर्सिंग के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स लेके हॉस्पिटल्स रिफॉर्म किए और अपने डेटा और रिसर्च से साबित किया कि सफाई और एनवायरनमेंट पेशेंट की रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल was born on 12 मई 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है 12 मई 1820 को पैदा हुई। उस वक्त नर्सिंग को एक नीचा और गैर इज्जतदार काम समझा जाता था और हॉस्पिटल्स गंदे और बीमारियों से भरे हुए थे, लेकिन फ्लोरेंस ने सब कुछ तब्दील कर दिया। उन्होंने हॉस्पिटल्स को साफ, ऑर्गेनाइज्ड और सेफ जगह बनाया और नर्सिंग को एक इज्जतदार और साइंटिफिक प्रोफेशन का जो है दर्जा दिया। पहले जहां हॉस्पिटल इन्फेक्शन का मरकज होते थे, फ्लोरेंस ने उन्हें हीलिंग सेंटर्स बना दिया। यही उनकी सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी। Transformation of nursing into a profession. नाइटिंगेल described nursing as a science. नाइटिंगेल के मुताबिक नर्सिंग एक साइंस है क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन, एविडेंस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है। यानी नर्स जो काम करती हैं वो नॉलेज और डेटा के मुताबिक होता है, ठीक है, सिर्फ एक्सपीरियंस पर नहीं होता। नर्सिंग को एक साइंस के लिए इसलिए कहा जाता है कि ये फैक्ट्स और रिसर्च पर बेस करती है। नर्स पेशेंट का हर असेसमेंट और ट्रीटमेंट साइंटिफिक रीजनिंग के साथ करती है। अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर और हाई होता है तो नर्स सिर्फ मेडिसिन नहीं देगी, वो ऑब्जर्व करेगी कि पेशेंट ने क्या खाया, स्ट्रेस लेवल कैसा है और फिर उसके मुताबिक प्लान बनाएगी। यानी नर्सिंग एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का सेट है जहां हर एक्शंस का साइंटिफिक रीजन होता है, ठीक है। आर्ट। Nursing has its own proper way of doing things and applying knowledge, ठीक है। नर्सिंग का आर्ट उसका ह्यूमन टच और केयर का अंदाज है। नर्स सिर्फ मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं करती बल्कि पेशेंट के इमोशंस और नीड्स को समझ कर केयर देती है। नर्सिंग एक आर्ट है इसलिए कि क्योंकि नर्स अपनी नॉलेज को कंपैशन और कम्युनिकेशन के जरिए अप्लाई करती है। हर पेशेंट अलग होता है, इसलिए नर्स अपनी अप्रोच भी हर पेशेंट के हिसाब से बदलती है। एक नर्स जब पेशेंट से स्माइल करके मुस्कुरा कर बात करती है, उससे हिम्मत देती है और उसकी फीलिंग समझती है, तो अपनी आर्ट ऑफ नर्सिंग दिखाती है। यानी नर्सिंग सिर्फ मेडिसिन और ड्रेसिंग नहीं बल्कि एक तरीक़ाकार है जिसमें प्यार और समझ और एम्पैथी शामिल होती है। इंटरेक्शन बिटवीन अ हेल्थ कंज्यूमर
एंड द नर्स। सो जब एक पेशेंट हेल्थ कंज्यूमर के साथ बात करती है, ठीक है, जब एक नर्स जो पेशेंट के साथ, जो कि हेल्थ कंज्यूमर है, से बात करती है, उसकी बात सुनती है और केयर प्लान बनाती है, ये एक नर्सिंग का आर्ट और साइंस दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अगर एक डायबिटिक पेशेंट अपनी डाइट फॉलो नहीं करता तो नर्स उसे साइंटिफिक तौर पर समझाती है कि शुगर का असर क्या होगा, ठीक है, जो कि क्या है, जो कि साइंस है, और साथ ही प्यार से मोटिवेट करती है कि वो अपना ख्याल रखे। वो क्या है, वो अच्छे तरीके से डील करना, उसे जो है समझाना, वो क्या है, वो आर्ट है। सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक आर्ट और साइंस दोनों कहा। साइंस बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन रिसर्च, फैक्ट्स एंड एविडेंसेस, और आर्ट इसलिए कहा क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्व होती है केयरिंग, कम्युनिकेशन एंड कंपेशन। सो जैसे एक पेंटर ब्रश से तस्वीर बनाता है, वैसे ही नर्स अपनी नॉलेज और केयर के जरिए हीलिंग का काम करती है। यही नर्सिंग का आर्ट और साइंस दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो वंस अगेन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है, और उन्होंने नर्सिंग के प्रोफेशन को एक इज्जतदार और साइंटिफिक की फील्ड बनाया। उसका फोकस सिर्फ पेशेंट की फिजिकल केयर पर नहीं था, बल्कि उन्होंने एक हॉलिस्टिक, पूरी इंसानी ज़रूरतों पर मबनी एक अप्रोच दी, जहां पेशेंट की बॉडी, माइंड और इन्वायरमेंट सबका ख्याल रखा जाता है। हॉलिस्टिक फ्रेम वर्क। फ्लोरेंस का कहना था कि पेशेंट सिर्फ डिजीज का शिकार नहीं होते, बल्कि उसकी इमोशनल, मेंटल और सोशल नीड्स भी होती है। इसलिए नर्स को पूरे इंसान पर फोकस करना चाहिए। अगर पेशेंट को बुखार है तो नर्स सिर्फ दवा पर नहीं, यानी उसकी मेडिसिन नहीं देगी, बल्कि पेशेंट को सुकून देने के लिए रूम का टेम्परेचर, सफाई और कंफर्ट पर भी ख्याल करेगी, उसको भी मेंटेन करेगी। जेनरस एजुकेशन एज अ फाउंडेशन फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस। फ्लोरेंस ने कहा कि नर्सिंग सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बल्कि एक एजुकेशनल प्रोफेशन है। उन्हें एम्फेसाइज किया है कि नर्स का थ्योरेटिकल नॉलेज और क्लिनिकल ट्रेनिंग दोनों होनी चाहिए। जैसे आज आप BSc या MSc कर रहे हैं, यही फ्लोरेंस का एजुकेशनल विजन का नतीजा है। एनवायरमेंट दैट प्रोमोट्स हीलिंग। नंबर 3, फ्लोरेंस का बिलीव था कि साफ, एयरी और पीसफुल इन्वायरमेंट से पेशेंट की रिकवरी तेज होती है। उन्होंने हॉस्पिटल डिज़ाइन और क्लीनलीनेस पर बहुत जोर दिया। अगर पेशेंट के कमरे में हवा और रोशनी हो, बेड साफ हो और शोर कम हो, तो पेशेंट का स्ट्रेस कम होता है और रिकवरी बहुत जल्दी होती है। पॉइंट नंबर 4, नीड फॉर बॉडी ऑफ नर्सिंग नॉलेज दैट वाज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेडिकल नॉलेज। उन्होंने कहा कि नर्सिंग का अपना एक साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, जो डॉक्टर्स के काम से अलग हो। नर्सिंग का फोकस केयर और कंफर्ट पर है, जबकि मेडिसिन का फोकस डिजीज और ट्रीटमेंट पर है। कंसल्टेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल्स ऑफ नर्सिंग एंड एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फ्लोरेंस ने हॉस्पिटल और नर्सिंग स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट में मदद दी। उन्होंने पहला मॉडर्न नर्सिंग स्कूल लंदन में एस्टेब्लिश करवाया, नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सिस, ठीक है। ST थॉमस हॉस्पिटल ने दुनिया भर के नर्सिंग को प्रोग्राम के लिए फाउंडेशन रखी। आइडेंटिफाइड नीड्स ऑफ नर्स टीचर। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि स्किल्ड और ट्रेंड नर्सेज टीचर्स के बगैर नर्सिंग स्टूडेंट्स को सही तरह से एजुकेट नहीं किया जा सकता। आज हर नर्सिंग कॉलेज में ट्रेंड फैकल्टी और इंस्ट्रक्शन इसी विजन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आइडेंटिफाइड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ। फ्लोरेंस ने ये भी आइडिया दिया कि नर्सिंग सिर्फ हॉस्पिटल्स तक महदूद नहीं, बल्कि पब्लिक हेल्थ केयर और कम्युनिटी केयर भी नर्सिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उन्होंने वाटर सैनिटेशन और कम्युनिटी हाइजीन पर काम किया, ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। इम्प्रूव सोशल वेलफेयर सिस्टम एंड सोशल वर्क। फ्लोरेंस ने सोशल रिफॉर्म्स किए। उन्हें गरीबों और बीमार लोगों के लिए सोशल सपोर्ट सिस्टम डेवलप करने पर बहुत जोर दिया। रिफॉर्म ऑफ नर्सिंग एंड एस्टेब्लिश्ड कैरियर फॉर वुमेन्स। उन्होंने नर्सिंग को एक इज्जतदार और स्ट्रक्चर्ड कैरियर बनाया, जहां औरतें अपनी प्रोफेशनल रोल अदा कर सकें। आज दुनिया भर में लाखों वुमेन नर्सिस काम करती हैं। ये सब फ्लोरेंस के रिफॉर्म एफर्ट्स का नतीजा है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एडवोकेट फॉर सिस्टमिक मेथड ऑफ असेसिंग क्लाइंट्स। उन्होंने कहा कि हर पेशेंट को असेसमेंट एक सिस्टम के जरिए करना चाहिए। ऑब्जर्व करना, डेटा देना लेना और प्लान बनाना। हर एक पेशेंट को कंप्लीट असेसमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। नर्सेज पेशेंट का टेम्परेचर, पल्स और सिम्टम्स लिख कर रिकॉर्ड करती हैं और उसकी कंडीशन पे फर्दर मॉनिटर करती हैं। सो ये क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम का यूज़ है, जिसमें जो है असेसमेंट से स्टार्ट होता है, एंड देन उसके बाद क्या होती है, जो एक कंप्लेन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है नर्स क्या करती हैं, प्लान बनाती हैं। इंडिविजुअलाइज केयर ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट्स नीड्स। फ्लोरेंस का मानना था कि हर पेशेंट अलग है, इसलिए केयर भी इंडिविजुअलाइज नीड के मुताबिक होनी चाहिए। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी।
सो फ्लोरेंस ने स्ट्रेस किया कि नर्स पेशेंट के पर्सनल और मेडिकल इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखे। नर्स किसी पेशेंट की बीमारी या रिपोर्ट किसी आउटसाइडर को नहीं बताती। ये प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को एक आर्ट से एक साइंस और प्रोफेशन में तब्दील कर दिया। उन्होंने एजुकेशन, क्लीनिनेस, एनवायरनमेंट और इंडिविजुअलाइज्ड केयर पर फोकस करके नर्सिंग को एक नोबल और रिस्पेक्टेड करियर बनाया। अगर आज एक नर्स अपने पेशेंट के लिए सेफ एनवायरनमेंट, एजुकेशन और केयर इंश्योर करती है तो वो फ्लोरेंस के गोल्डन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती हैं। Her meticulous and tender dedication to healthcare, as seen in her day-to-day work as well as her publication writings, including notes on nursing, what it is and what it is not, notes on hospital, help to elevate the hospital nursing profession and change the hospital layout, among the other things. That her techniques and best practices seems common to us today only prove that depth of to the lady with the lab. So Florence Nightingale ने अपनी जिंदगी हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए डेडिकेट कर दी। उनकी मेहनत और डिटेल्ड पर फोकस मेटिकुलस वर्क ने नर्सिंग प्रोफेशन का चेहरा बदल दिया। उन्होंने अपनी लिखी हुई मशहूर किताबें नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इट इज़ नॉट और नोट्स ऑन हॉस्पिटल के ज़रिए दुनिया को सिखाया कि पेशेंट केयर सिर्फ मेडिसिन देना नहीं बल्कि सफाई, हवा, रोशनी और इन्वायरमेंट का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। उसके प्रिंसिपल्स ने हॉस्पिटल्स के लेआउट और सिस्टम दोनों को इम्प्रूव किया। आज जो चीज़ें हमें नॉर्मल लगती हैं जैसे सफाई, वेंटिलेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल, ये सब फ्लोरेंस के इंट्रोड्यूस तरीके हैं। उनकी डेडिकेशन और कंपेशन की वजह से उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा गया, क्योंकि वो रात को लैंप लेकर मरीजों के पास जाती थी और उन्हें जो है तसल्ली देती थी, उनकी जो है केयर करती थी। उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस आज भी मॉडर्न नर्सेज का फाउंडेशन है और ये दिखाता है कि नर्सिंग प्रोफेशन जो है उनकी इल्म और उनकी मेहनत का कर्ज है। जब भी हम नर्सिंग के लीडर्स के बारे में सोचकर किसी एक शख्सियत को याद करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के जहन में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आता है, जिसे मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर माना जाता है। लेकिन इससे कई साल पहले, कई सेंचुरीज पहले एक और नर्स थी जिन्होंने इस्लाम के दौर में नर्सिंग के असल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए, जिनका नाम था रुफैदा बिनते साद अल इस्लामिया। ठीक है, रुफैदा बिनते साद अल इस्लामिया इस्लाम की सबसे पहली नर्स समझी जाती हैं। ठीक है, उनका ताल्लुक मदीना से था और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अपनी खिदमत पेश करती थी। जब गज़वात जो कि इस्लामिक बैटल्स होती थी तो इसमें वो ज़ख्मी फ़ौजियों की देखभाल करती थी, उनका इलाज करती थी, उनके ज़ख्मों का साफ़ करती थी और उन्हें जो है तसल्ली देती थी। इसके बाद रुफैदा सिर्फ जो है फिजिकल केयर नहीं करती थी बल्कि वो इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट भी देती थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खिदमत को जिहाद के बराबर करार दिया, जो उनके काम की अहमियत को फर्दर बढ़ाता है। जब कोई फौजी जो है डर की वजह से या घबराहट महसूस करता था तो वो उन्हें हिम्मत देती थी, उन्हें मेडिसिन देती थी और साथ ही साथ उन्हें दुआओं के ज़रिए उनका हौसला बढ़ाती थी। रुफैदा बिनते साद अल इस्लामिया इस्लाम की पहली नर्स थी जिन्होंने नर्सिंग के को एक इबादत और खिदमत के ज़रिए बनाया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि नर्सिंग सिर्फ काम नहीं बल्कि इंसानी दर्द और जो है उनकी तकलीफ़ को समझना और उनकी टेक केयर का नाम है। जिसे आज की नर्स पेशेंट को मेडिसिन, केयर और कंफर्ट देती है, वो वैसे ही रुफैदा ने ज़ख्मी लोगों को केयर और दुआ दोनों दी। यही इस्लामिक नर्सिंग की बुनियाद है। नर्सिंग इन इस्लाम। इस्लामिक हिस्ट्री में नर्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है और इसका पहला रिकॉर्ड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से मिलता है। उस वक्त नर्सिंग सिर्फ इलाज तक महदूद नहीं थी बल्कि ये एक इबादत और इंसानी खिदमत का जरिया थी। द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ नर्सिंग एक्टिविटी। नर्सिंग का पहला जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मिलता है, जब अब जंगों के दौरान औरतें ज़ख्मी फ़ौजियों का इलाज करती थी। ये वो वक्त था जब हेल्थ केयर का फॉर्मल सिस्टम नहीं था, लेकिन मुस्लिम औरतें अपनी खिदमत से इस काम को मुकम्मल करती थी। जब ग़ज़वा खंदक या ग़ज़वा उहद हुई तो कई मुस्लिम औरतें जैसे रुफैदा बिनते साद और दूसरी ख़वातीन ने मरीज़ों और ज़ख्मियों का इलाज किया। मुस्लिम वुमेन ट्रीटेड इंजर्ड सोल्जर ड्यूरिंग वॉर। उन औरतों का फ़र्ज था ज़ख्मी सिपाहियों की ज़ख्म धोना, उनको पानी पिलाना, उनका खून रोकना और उनके लिए मेडिसिन का इंतज़ाम करना। ये सब काम वो बिना किसी डर के, बिना किसी ट्रेनिंग के बैटल फील्ड के आसपास किसी टेंट में करती थी। रुफैदा अपने टेंट में एक टेम्पररी हॉस्पिटल बनाती थी जहां वो सोल्जर्स की ड्रेसिंग और केयर करती थी। प्रॉफिट एक्नॉलेज देयर
हुआ है। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन औरतों के काम को सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि जिहाद के बराबर करार दिया। उन्होंने इनाम और इज्जत दी। ये उनके काम की अहमियत और स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को अप्रिशिएट करते हुए फरमाया कि तुम लोग भी अल्लाह के रास्ते में अपनी खिदमत से जिहाद कर रही हो। नर्सिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस। जंग के अलावा भी मुस्लिम औरतें अमन के दौर में लोगों की केयर करती थी, बीमारों, बुजुर्गों और गरीबों की मदद करती थी। रुफैदा और उनकी टीम के लोग कम्युनिटी में जाकर लोगों को सफाई और सेहत के बारे में एजुकेट करती थी, जिससे बीमारियां कम हो जाती थी। नर्सिंग इन इस्लामिक वॉर्स। ठीक है। फिजिकल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट। इस्लामिक दौर में नर्सिंग सिर्फ फिजिकल केयर तक महदूद नहीं थी, बल्कि मुस्लिम नर्सेज मरीजों को हिम्मत और जज्बा भी देती थी। उन्हें इमोशनल और स्पिरिचुअल सपोर्ट करती थी ताकि वो हिम्मत ना हारे। जब भी कोई जख्मी सिपाही आता था और वो उदास होता था तो नर्सेज उसे तसल्ली देती थी और अल्लाह पर भरोसा रखने की नसीहत करती थी। नर्सेज वर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स, अल आसिया एंड अल कवाम। उस वक्त नर्सिस लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन उन्हें मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता था, जैसे अल आसिया और अल कवाम का मतलब है केयर गिवर और खिदमतगार या खुद खिदमत गुजार, यानी वो लोग जो दूसरों की मदद और देखभाल करते हैं। ये टाइटल इज्जत और फख्र की निशानी थे। इन इस्लामिक हिस्ट्री नर्सिंग वॉज द रोल ऑफ वुमेन्स। इस्लामी तारीख के मुताबिक नर्सिंग औरतों के लिए पहला फॉर्मल प्रोफेशन था। ये उनके लिए एक इज्जतदार और बरकत वाला काम माना जाता था, क्योंकि वो सिर्फ दर्द का कम नहीं करती थी बल्कि दुआ और जज्बा भी देती थी। इस्लाम से नर्सिंग को एक सैक्रेड प्रोफेशन का दर्जा दिया। मुस्लिम औरतें जो हैं सिर्फ बैटल फील्ड में ही नहीं बल्कि कम्युनिटीज़ में भी केयर और गाइडेंस देती थी। ये सब दिखाता है कि नर्सिंग इस्लाम में इज्जत, खिदमत और इंसानियत का सिंबल है। सो आफ्टर पार्टीशन, डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद नर्सिंग का हाल बहुत बेसिक था, बहुत खस्ता था। उस वक्त मुल्क में ट्रेन नर्सिस की तादाद बहुत कम थी और हेल्थ केयर सिस्टम भी नया नया ऑर्गेनाइज हो रहा था। नर्सिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर एस्टेब्लिश करना एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा चैलेंज था। हैंडफुल ऑफ नर्सेज एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पूरे मुल्क में सिर्फ चंद ट्रेन नर्सेज थी। ज़्यादा नर्सेज इंडिया चली गई थी और पाकिस्तान के पास लिमिटेड स्टाफ जो है बचा था। हॉस्पिटल में पेशेंट बहुत ज़्यादा थे लेकिन नर्सेज बहुत कम थी। उस वक्त एक नर्स को 30 से 40 पेशेंट तक देखना पड़ता था, जिससे वर्कलोड और स्ट्रेस दोनों बहुत ज़्यादा होते थे। एजुकेशन ऑफ नर्सेज विद ग्रेड 8 एप्रीहेंशनशिप मॉडल। उस वक्त जो है नर्सिंग एजुकेशन का लेवल बहुत लो था। सिर्फ ग्रेड 8 तक यानी क्लास 8 तक तालीम रखने वाली लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग सिस्टम जो है एप्रीहेंशनशिप मॉडल पर था, यानी स्टूडेंट नर्सेज हॉस्पिटल में सीनियर नर्सेज के साथ काम करती थी ताकि वो सीख सके, और फॉर्मल थ्योरी क्लासेस बहुत कम होती थी। जैसे एक नर्स जो है स्टूडेंट डॉक्टर और सीनियर नर्स को देखकर ड्रेसिंग करना, इंजेक्शन देना और पेशेंट केयर करना सीखती थी, इसको कहते हैं एप्रीहेंशनशिप। और बुक्स और लेक्चर्स बहुत कम होते थे। अपील बाय डिस्टिंग्विश्ड लेडीज सच एज फातिमा जिन्ना एंड बेगम राना लियाकत अली खान। पाकिस्तान के शुरुआती दौरों में कुछ विजनरी औरतों ने नर्सिंग प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए आवाज़ उठाई, जिसमें है मोहतरमा फातिमा जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली खान ने गवर्नमेंट और सोसाइटी से अपील की कि नर्सिंग को इज्जत और सपोर्ट दी जाए। उन्होंने यंग गर्ल्स को मोटिवेट किया कि वो नर्सिंग ज्वाइन करें और इस प्रोफेशन का हिस्सा बनकर मुल्क की खिदमत करें। बेगम राना लियाकत अली खान ने नर्सिस के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स और हॉस्टल्स बनवाने में मदद की और फातिमा अली जिन्ना ने उनका मोरल बढ़ाया ताकि लोग इस प्रोफेशन को अपनाने में फ़ख्र महसूस करें। 3 हॉस्पिटल्स इन पाकिस्तान। आज़ादी के वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 3 बड़े हॉस्पिटल थे जहां नर्सिंग होती थी। नंबर 1 लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो कि पेशावर में है, सिविल हॉस्पिटल जो कि कराची में था, और मायो हॉस्पिटल जो कि लाहौर में था। इन हॉस्पिटल्स में ही नर्सिस को ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस मिलता था। यही मुल्क के पहले क्लिनिकल ट्रेनिंग सेंटर्स थे जहां से नर्सिंग एजुकेशन का सफर शुरू हुआ। आज के मॉडर्न नर्सिंग कॉलेजेस और हॉस्पिटल इसी बुनियाद पर बने हैं जो पहले से नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ने रखी थी। आज़ादी के बाद नर्सिंग पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी और ट्रेन नर्सेज कम थे, एजुकेशन लो और फैसिलिटीज़ लिमिटेड थी। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग और डिवोटेड औरतों ने, ख़वातीन ने इस प्रोफेशन को उठाया और मुल्क में इसे इस्टेब्लिश किया। जैसे एक छोटी जो है पौधा लगाया जाता है और विद टाइम जो है वो क्या होता है, बड़ा होता है और दरख्त बन जाता है। वैसे ही नर्सिंग पाकिस्तान में आराम आराम से ग्रो किया और आज एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल फील्ड बन चुकी है। थैंक यू फॉर वाचिंग पार्ट 1। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में फर्स्ट नर्सिंग स्कूल्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और इसके बाद फिर वो नर्सिंग डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुई, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हैं। थैंक यू फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।